Hello everyone, welcome back to the channel. Today we are going to understand Unit 2 in a very simple way through question. Let's start and make this topic easy and clear. Here the syllabus of whole Unit 2 is given. Now I am going to start from the question 1. Why should I study myself? मैं खुद को क्यों पढ़ूं, समझूं? एक सिंपल सा सवाल है, मुझे खुद को समझने की क्या जरूरत है? देखो, हम लाइफ में बहुत सारे डिसीजंस लेते हैं, करियर, रिलेशनशिप, गोल्स, लेकिन अगर हमें ये ही नहीं पता होगा कि एक्चुअली हम क्या चाहते हैं, तो क्या होगा? खाली कंफ्यूजन होगा। जब तक मैं खुद को नहीं समझता, मतलब अपनी नीड्स, हमारी नीड्स क्या है, हमारी फीलिंग्स क्या है, पर्पस क्या है, तब तक हम लोग जो है दूसरों की इन्फ्लुएंस में जीते रहेंगे। मतलब अगर हिंदी में, प्योर हिंदी में बताऊं तो खुद को समझना मतलब अपनी सोच, इच्छा और व्यवहार को समझना। और जब ये क्लैरिटी आ जाती है तभी हम लाइफ में जो है पीस और स्टेबिलिटी को हासिल कर सकते हैं। इसलिए सेल्फ स्टडी कोई ऑप्शनल चीज नहीं है, ये लाइफ का जो है एक फाउंडेशन है। So the questions why should I study myself is very important in the domain of understanding human being. ये आप रीड कर सकते हैं इससे। स्टडिंग वन सेल्फ मीन्स अंडरस्टैंडिंग हु आई एम, व्हाट आई वांट एंड हाउ आई फंक्शन एज अ ह्यूमन बीइंग। जो मैंने अभी आपको बताया वही लिखा है। सो सेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ नोइंग, एक्सपीरियंसिंग एंड डिसाइडिंग व्हाइल द बॉडी इज यूज फॉर फिजिकल एक्टिविटीज। हमारी सेल्फ क्या होता है? हमारा माइंड, कॉन्शियसनेस। और बॉडी को क्या नीड होती है? फिजिकल एक्टिविटीज की। सेल्फ जैसे कि हमको ट्रू एस्पिरेशन, व्हाट वी रियली वांट इन लाइफ, जैसे कि हैप्पीनेस, प्रोस्पेरिटी। बट विदाउट अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्फ, अगर हम लोग जो है अपने आप को नहीं समझेंगे कि हमको क्या चाहिए, तो कोई भी जो जैसे टेम्पररी प्लेजर, मनी, स्टेटस और कंपैरिजन होगा, उससे थोड़ी देर के लिए तो हमको खुशी होगी, पर उसके बाद जो कंफ्यूजन, स्ट्रेस और डिससेटिस्फेक्शन होगा। Here you can read from example 1 and example 2. Like if someone criticizes you, instead of reacting with anger, you will calmly understand the situation and respond wisely. ये तभी हो पाएगा जब आपको जो है एकदम क्लैरिटी होगी अपने बारे में, नहीं तो सिर्फ खाली आपको जो है कंफ्यूजन होगा। नाउ लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन 2। आई एम द सीड, डोअर, एंजॉयर। द बॉडी इज माई इंस्ट्रूमेंट। मैं देखने वाला, करने वाला, अनुभव करने वाला हूँ। शरीर मेरा साधन है। ये जो है एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि मैं कौन हूँ। ज्यादातर लोग बोलते हैं जैसे कि मैं बॉडी हूँ, लेकिन एक्चुअली ऐसा थोड़ी होता है। मैं वो हूँ जो सोचता है, डिसाइड करता है, फील करता है, मतलब सेल्फ, मतलब माइंड। ठीक है। और बॉडी क्या है? हमारा सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है, एक टूल है। मतलब मैं देखने वाला, करने वाला और अनुभव करने वाला भोक्ता हूँ। The statement I am the seed, doer, enjoyer. The body is my instrument is fundamental concept in understanding human being. तो इसको आप वही दो तरीके से समझ सकते हैं, सेल्फ और बॉडी। सेल्फ में क्या क्या आते हैं? थ्री रोल्स होते हैं, नोअर, एक्सपीरियंसर और डूअर। नोअर मतलब जनता है, जो जानती है, जो जानता है। अंडरस्टैंड, एक्सपीरियंस मतलब हमारी फीलिंग्स हो गई, जैसे हैप्पीनेस, सैडनेस। और डूअर मतलब करता है, जो डिसीजन लेता है और एक्शन करता है। जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, समझ रहे हो क्या हो गया? नोअर। फील कर रहे हो क्या हो गया? एक्सपीरियंसर। और लिख रहे हो क्या हुआ? डोअर। तो समझ, अनुभव और व्यवहार, यही मानव का पूरा चक्र है। अगर अंडरस्टैंडिंग गलत होगी तो फीलिंग भी गलत होगी और एक्शन भी गलत होगा। इसलिए सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग को सही करना जरूरी है। सियर, सियर मतलब द वन हु नोज एंड अंडरस्टैंड, जो अभी मैंने आपको बताया। फिर क्या आता है? आई एम द इंजॉयर मतलब भोक्ता, मीन्स द सेल्फ एक्सपीरियंसर, हैप्पीनेस, सैडनेस, पीस और स्ट्रेस। द बॉडी, अरे वही जो भी सारे इमोशंस होते हैं वही इसमें आ जाते हैं। द बॉडी डज नॉट फील इमोशन, इट इज द सेल्फ दैट एक्सपीरियंस देम। एग्जाम्पल जैसे कि जस्ट लाइक अ ड्राइवर यूज द कार टू ट्रेवल, द सेल्फ यूजेस द बॉडी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज। द कार कैन नॉट डिसाइड वेयर टू गो, सिमिलरली द बॉडी कैन नॉट डिसाइड एक्शन ऑन इट्स ओन। मतलब आपका सेल्फ डिसाइड करेगा कि आपको कहाँ जाना है, ना कि आपकी बॉडी डिसाइड करेगी आपको कैसे जाना है। खाली आपकी बॉडी जो है उस एक्शन को परफॉर्म कर सकती है जो आपने सेल्फ ली, जो आपके सेल्फ ने लिया है। सेल्फ क्या होता है? आपका कॉन्शियसनेस, माइंड और बॉडी फिजिकल। Now, question 3. How do you understand the human being as the knower, experiencer, and the doer?
इसमें भी आप वही पॉइंट्स लिख सकते हैं कि नोअर क्या होता है। नोअर नोअर क्या होता है, जो चीजों को समझता है, रियलिटी को ऑब्जर्व करता है। एक्सपीरियंसर जो हैप्पीनेस या सैडनेस फील करता है। तीसरा डूअर, जो एक्शन लेता है। वही सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हैं इसमें। बॉडी फिजिकल पार्ट जो दिखती है, सेल्फ मतलब जीव, कॉन्शियस पार्ट जो सोचता है और फील करता है। वही सेम एग्जाम्पल सब में एक ही जैसा लिख सकते हैं आप। सेम एग्जाम्पल वही आप पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, ज्ञाता फील कर रहे हो, भोक्ता, और लिख रहे हो कर्ता। The first human being as a knower means that self has the ability to know, learn, and understand things. It is the conscious part of the human being that get knowledge through observing, thinking, and analysis. The body provides sensory input through eyes, ear, etc. But the real understanding happens in the self. मतलब हमारी बॉडी, अपने बॉडी पार्ट से जो है इंफॉर्मेशन तो ले सकते हैं, पर जो हमारा सेल्फ है उसी से जो है उन सारी चीजों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे हम लोग इजिली। Secondly, human being as the experiencer means self experience feeling and emotion। मतलब सिंपल मतलब सेल्फ जो है हमारी इमोशंस और फीलिंग को समझती है। उससे जो है उसको समझ सकते हैं, जैसे हैप्पीनेस, सैडनेस, एंगर, लव। बॉडी जो है हमारे ये सब फील नहीं कर सकती इमोशंस को, खाली वो एक मीडियम है इन इमोशंस को शो करने का। ठीक है। वही जैसे एग्जाम्पल, इफ अ स्टूडेंट क्लियरली अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, तो क्या हो गया हमारा नोअर, जो अंडरस्टैंड कर रहा है। ही फील्स मोटिवेटेड एंड कॉन्फिडेंट। एक्सपीरियंसर जो मतलब अपने एक्सपीरियंस को शो कर रहा है, मोटिवेट और कॉन्फिडेंट। एंड देन ही स्टडीड रेगुलरली। डूअर फिर जो है वो रेगुलरली स्टडीज कर रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा डूअर। नाउ अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन 3, व्हाट ऑल एंटिटीज आर देयर इन एग्जिस्टेंस। तो एंटिटीज आर देयर इन एग्जिस्टेंस समझने से पहले हम एग्जिस्टेंस समझते हैं। एग्जिस्टेंस क्या होता है? एग्जिस्टेंस का सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो ऐसी चीज जो यूनिट और स्पेस है। यूनिट का मतलब सब कुछ जो एग्जिस्ट करता है, जैसे ऑब्जेक्ट, प्लांट, एनिमल, ह्यूमंस। ये क्या हो गया हमारी यूनिट। और स्पेस क्या हो गया, जिसमें सब एग्जिस्ट करता है। ठीक है। तो ये जो होता है सिंपल एग्जिस्टेंस होता है, जिसके अंदर यूनिट और स्पेस आता है हमारा। To understand existence, it is important to know what entities are present around us. Existence is made up of all that exists, and it's broadly divided into four major entities। मतलब हमारा स्पेस है, स्पेस के अंदर क्या होता है, यूनिट। और यूनिट में क्या होती है हमारी बहुत सारी एंटिटीज होती हैं, जैसे ऑब्जेक्ट, प्लांट, एनिमल, ह्यूमंस। तो आप इसमें वही लिख सकते हैं, मटेरियल ऑर्डर, एनिमल ऑर्डर, प्लांट ऑर्डर, ह्यूमन ऑर्डर। इन सब चीजों के बारे में आप इसमें लिख सकते हैं। तो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विथ मटेरियल ऑर्डर। मटेरियल ऑर्डर क्या हुआ? मटेरियल ऑर्डर जो होता है, नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं हमारे नेचर में, से एयर, वाटर, सॉइल, मेटल्स और माउंटेन हो गया। मतलब इसमें कोई लाइफ या फीलिंग्स नहीं होती, खाली फिजिकल लॉ को फॉलो करते हैं। नो कॉन्शियसनेस, इसमें कोई भी कॉन्शियसनेस नहीं होती। ये क्या होता है हमारे मटेरियल ऑर्डर। प्लांट ऑर्डर क्या हो गया, जैसे प्लांट, ट्री, वेजिटेशन जो रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं एनवायरनमेंट से, इनमें जो है कॉन्शियसनेस होती है। प्लांट में लाइफ होती है पर सेल्फ अवेयरनेस नहीं होती। जैसे कि प्लांट नीड सनलाइट, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स टू ग्रो। दे शो लाइफ बट कैन नॉट थिंक और मेक डिसीजन। Now, animal order. Animal order includes animal, bird, have life and basic consciousness. They can feel and react, but their action are most based on instinct rather than understanding। मतलब एनिमल रिएक्ट करते हैं पर उनके पास डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। लाइक अस ह्यूमंस, ही कैन नॉट थॉट डीपली। नाउ द ह्यूमन ऑर्डर। ह्यूमन ऑर्डर मीन्स including human being who are most developed entity in this world। Human have self awareness, ability to think, understand and make decision। मतलब ह्यूमन जो है हमारे बॉडी प्लस सेल्स जिसमें अंडरस्टैंडिंग की एबिलिटी होती है उनसे बने हैं। ठीक है। मतलब ह्यूमंस जैसे हम लोग राइट और रॉन्ग डिसीजंस ले सकते हैं, पर एनिमल ऑर्डर नहीं ले सकते हैं। Now we are understanding interconnectedness and interdependent। All these entities मतलब ये सारी जो एंटिटी होती हैं एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड और इंटरडिपेंडेंट होती है। They do not exist separately but support each other। मतलब ये जो है एक दूसरे के बिना नहीं रह सकती। जैसे प्लांट जो है प्रोवाइड करता है ऑक्सीजन, उसको कौन इनटेक करता है, ह्यूमन और एनिमल। और ह्यूमन जो है हमारा प्रोटेक्ट करता है नेचर। नेचर सपोर्ट लाइफ।
और नेचर क्या करती है, हमारी लाइफ सपोर्ट करती है। तो इससे क्या होगा, ये मतलब एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होती है, तो इससे जो है इन चीजों के बीच में कोएक्सिस्टेंस एग्जिस्ट करता है, वेयर एवरीथिंग एग्जिस्टिंग टुगेदर इन हार्मनी। Role of human being. Among all entities, human have the responsibility to maintain balance and harmony. मतलब ह्यूमंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि चारों ऑर्डर में जो है बैलेंस और हार्मनी मतलब तालमेल बनाए रखें, ठीक है। और को एग्जिस्टेंस स्पेस वही लिखा है, ऑल दिस फोर ऑर्डर एग्जिस्ट टुगेदर इन स्पेस एंड आर इंटरकनेक्टेड। वही जो मैंने बताया आपको, सब कुछ स्पेस में एग्जिस्ट करता है और एक दूसरे से कनेक्टेड है। इंटर इंटरडिपेंडेंस मतलब मटेरियल सपोर्ट्स प्लांट सॉइल वाटर, मतलब मटेरियल यूनिट जैसे प्लांट्स को सपोर्ट करती है, सॉइल वाटर से प्लांट सपोर्ट करते हैं एनिमल्स को, फूड और ऑक्सीजन से एनिमल ह्यूमंस डिपेंड करते हैं एक दूसरे पे, ठीक। नाउ वी आर डिस्कसिंग द क्वेश्चन नंबर 4, डिफरेंशिएट बिटवीन यूनिट एंड स्पेस। तो यूनिट मैंने जैसे बताया था, यूनिट और स्पेस का डिफरेंस समझना बहुत इजी है। यूनिट क्या है, जो लिमिटेड है, जैसे बॉडी, चेयर, ट्री, कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया, वो क्या है, लिमिटेड है। पर स्पेस क्या है, इनफाइनाइट है, प्लस सबको कंटेन करता है। यू और यूनिट क्या है, हमारी यूनिट जो है हमारी चेंज होती रहती है, डिस्ट्रॉय भी हो सकती है, जैसे बॉडी, चेयर, ट्री, ये डिस्ट्रॉय भी हो सकती है। पर स्पेस वो हमेशा सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है। A unit refer to an identifiable entity that exists in nature. It can be material, plant, animal, or human. Unit have a defined structure and property and they perform specific function. मतलब कोई भी वस्तु या जीव जो एग्जिस्ट करता है और जिसका अपना रोल होता है, जैसे स्टोन, ट्री, एनिमल, जैसे मैंने अभी आपको बताया। और स्पेस, स्पेस जो होता है कॉन्टिन्यूस होता है, all prevailing entity in which all unit exists. It does not have a physical structure like unit, but it provides the base or medium for all unit to exist and interact. मतलब स्पेस जो होता है हमारा कॉन्टिन्यूस होता है, ये जो है एक बेस प्रोवाइड करता है जहाँ पे जो है हमारी सारी यूनिट्स एग्जिस्ट करती हैं, वो जगह जिसमें सब कुछ एग्जिस्ट करता है। और स्पेस क्या होता है, इनफाइनाइट, कॉन्टिन्यूस और अनचेंजिंग, इसमें कोई भी चेंज नहीं होता। जैसे प्लेनेट, स्टार, गैलेक्सी एग्जिस्ट किस में करती हैं, एक स्पेस में। तो ये स्पेस की क्या हुई, एक तरह से यूनिट। तो यहाँ यहाँ से आप जो है डिफरेंसेस देख सकते हैं यूनिट एंड स्पेस में। रिलेशनशिप बिटवीन यूनिट एंड स्पेस मीन्स they are always together. Every unit exists in space and space provide the condition for coexistence. मतलब हर एक यूनिट जो है स्पेस में एग्जिस्ट करती है और स्पेस की हेल्प से ही जो है कोएग्जिस्टेंस, मतलब स्पेस प्रोवाइड करती है कंडीशन फॉर कोएग्जिस्टेंस। बिना स्पेस के जो है कोएग्जिस्टेंस नहीं हो पाएगा यूनिट्स के बीच में। यूनिट एग्जिस्ट इन स्पेस और स्पेस उनको कनेक्ट करने का काम करती है। जैसे कि प्लेनेट मूव इन स्पेस, ह्यूमन लिव एंड इंटरेक्ट इन स्पेस एंड ऑल नेचुरल प्रोसेस अकर विद इन स्पेस, ठीक है। और इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस, यहाँ से आप डिफरेंस देख सकते हैं। नाउ आई एम मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5, द कॉन्सेप्ट ऑफ एग्जिस्टेंस, अस्तित्व, एंड को एग्जिस्टेंस, अस्तित्व, आर वेरी इंपॉर्टेंट इन अंडरस्टैंडिंग नेचर एंड लाइफ। नाउ एग्जिस्टेंस, मैंने प्रीवियसली बताया था, एग्जिस्टेंस का मतलब है सब कुछ होना, और को एग्जिस्टेंस का मतलब है सबके साथ में हार्मनी में रहना। मतलब नेचर में देखो, जैसे कोई फाइट नहीं करता, सब एक सिस्टम में काम करते हैं, तो ये क्या है, रियल हार्मनी। और रियल हार्मनी के साथ रहेंगे तो क्या बनेगा, को एग्जिस्टेंस। बिना हार्मनी के जो है हम लोग को एग्जिस्टेंस नहीं बना सकते हैं नेचर के साथ। जैसे एग्जिस्टेंस मीन एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट इन रियलिटी, जो भी मतलब रियलिटी है हमारा एग्जिस्ट करती है, वो क्या होगा, एग्जिस्टेंस। जैसे प्लांट, एनिमल, ह्यूमन बीइंग, स्पेस। और को एग्जिस्टेंस क्या हो गया, दैट ऑल यूनिट ऑफ एग्जिस्टेंस एग्जिस्ट टुगेदर इन हार्मनी विद इन स्पेस। It emphasized the idea that everything is interconnected, interdependent and mutual fulfilling. मतलब सब कुछ एक साथ हार्मनी में एग्जिस्ट कर रहा है, इसी को जो है कोएग्जिस्टेंस कहते हैं। जैसे हर एक यूनिट का अलग रोल होता है, कोई भी यूनिट जो है एग्जिस्ट नहीं कर सकते इंडिपेंडेंटली। तो जैसे प्लांट ऑर्डर है, एनिमल ऑर्डर है, अकेले मतलब बिना एक दूसरे के डिपेंडेंस के तो, और तालमेल मतलब एक दूसरे से हार्मनी बनाए बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। तो अगर वो एक दूसरे के हार्मनी बना रहे हैं और इंटरकनेक्टेड हैं और एक दूसरे की म्यूचुअली फुलफिल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहे हैं, तो वही क्या हुआ, को एग्जिस्टेंस। मतलब उनके बीच में को एग्जिस्टेंस स्टैब्लिश होती है। जैसे कि एग्जांपल,
Plants provide oxygen and human and animal use it. Human protect nature and nature support life. This shows that all units are connected and work together. Here you can read between the relationship between existence and coexistence. Existence मतलब what is there, coexistence मतलब how everything exists together. मतलब सब कुछ जो है एक साथ मिलजुल के कैसे एग्जिस्ट करेगा. वही लिखा है इम्पोर्टेंस इन ह्यूमन लाइफ लिव इन हार्मनी विथ नेचर बिल्ड गुड रिलेशनशिप विथ अदर. क्योंकि अगर ह्यूमन जो है गुड रिलेशनशिप नहीं बनाएगा नेचर के साथ, कोई मतलब हार्मनी में नहीं रहेगा हार्मनी के साथ, तो अगर वो नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करता जाएगा तो क्या बढ़ेगा, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स होंगी, अगर मिसयूज करेगा तो पॉल्यूशन होगा, क्लाइमेट चेंज होगा, कोई भी रिसोर्स जो है फ्यूचर के लिए नहीं बचेंगी और ह्यूमन का एग्जिस्टेंस जो है डेंजर में आ जाएगा. नाउ वी कैन मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6. हाउ कैन द ह्यूमन ऑर्डर बी रिस्पॉन्सिबल टू अदर थ्री ऑर्डर. मतलब ह्यूमन ऑर्डर अदर थ्री ऑर्डर कैसे रिस्पॉन्सिबल है, मतलब ह्यूमन बींग्स आर द मोस्ट डेवलप अमंग ऑल ऑर्डर बिकॉज दे हैव राइट अंडरस्टैंडिंग. मतलब ह्यूमन बींग्स जो है सबसे ज्यादा डेवलप है बाकी थ्री ऑर्डर में. वो क्या हो गया, मटेरियल ऑर्डर, प्लांट ऑर्डर और एनिमल ऑर्डर. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स मटेरियल ऑर्डर, तो मटेरियल ऑर्डर की तरफ ह्यूमंस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. मानव के पास क्या समझ, इसलिए वो जिम्मेदार है. तो क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी मटेरियल ऑर्डर के खिलाफ. तो ह्यूमन शुड यूज नेचुरल रिसोर्स लाइक वाटर एयर मिनरल्स केयरफुली एंड सस्टेनेबली टू अवॉइड पॉल्यूशन. ठीक है. Now responsibility towards plant order. Humans should protect and nurture plant because they are essential for life. अगर humans जो है plant order को नहीं बचाएगा तो ना ही उसको फूड मिल पाएगा, ना ही सर्वाइवल के लिए, ना ही सर्वाइवल के लिए कोई मतलब लकड़ी जैसे फ्यूल के लिए कुछ नहीं मिल पाएगा. Responsibility towards animal order. Humans should treat animal with care and not exploit them unnecessarily. जैसे अवॉइड क्रुएल्टी टू एनिमल, प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ, एनिमल के साथ कंपेशन होना चाहिए. Why responsibility is important. Humans have the ability to understand the system of coexistence if they act responsibly. मतलब ह्यूमन के पास ही इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंड है कि वो को एग्जिस्टेंस बना सकें इन सबके साथ. जैसे डिफोरेस्टेशन लीड्स टू क्लाइमेट चेंज, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड नेचुरल डिसास्टर. अगर ह्यूमन जो है को एग्जिस्टेंस बना के नहीं रहेगा तो ये तो डेंजर में आ सकता है अगर ह्यूमन इन सबके साथ कोएग्जिस्टेंस बना के. सिंपल मतलब ह्यूमन का रोल है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, बैलेंस मेंटेन करना और बाकी सब ऑर्डर को डिस्टर्ब ना करना. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज हार्मनी इन एग्जिस्टेंस, डिफरेंशिएट नेचर एंड स्पेस. वही हार्मनी इन एग्जिस्टेंस इज द नेचर स्टेट ऑफ बैलेंस ऑर्डर एंड पीसफुल कोएग्जिस्टेंस अमंग ऑल यूनिट नेचर विद इन सेम. ये प्रकृति के सभी इकाइयों के बीच संतुलन, व्यवसाय और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की स्थिति है. मतलब वही हार्मनी इन एग्जिस्टेंस, मतलब वही एग्जिस्टेंस के साथ जो है तालमेल बनाए रखना. मतलब नेचर में क्या है, हमारा चेंज होता रहेगा, प्लांट्स ग्रो करते रहेंगे, एनिमल्स मूव करते हैं, पर लेकिन स्पेस वो बिल्कुल स्टेबल होता है. तो दोनों मिलकर जो है एग्जिस्टेंस को कंप्लीट बनाते हैं. अब नेचर स्पेस के बारे में तो मैंने पहले ही बता दिया था. यू कैन रीड फ्रॉम द पीडीएफ. Like harmony is not created artificially, it is naturally present in existence. The problem arises only when humans do not understand this harmony and disturb it. मतलब वो क्या बोलते हैं, हारमोनी जो है नेचर में पहले से ही एग्जिस्ट करती है, पर जब ह्यूमंस जो है उसमें डिस्टरबेंस कर देते हैं, जैसे ट्री कट करना, डिफोरेस्टेशन करना, पॉल्यूशन करना, तो उससे क्लाइमेट में बहुत ज़्यादा चेंज आता है. तो उससे जो है हारमोनी इन एग्जिस्टेंस विथ नेचर जो है खराब हो जाती है. ठीक है. दस हार्मनी इन एग्जिस्टेंस इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग दैट एवरीथिंग इज कनेक्टेड एंड वर्क टुगेदर फॉर म्यूचुअल बेनिफिट. नाउ यू कैन check the difference between nature and space.
नेचर नेचर क्या है? हमारा कलेक्शन ऑफ ऑल यूनिट लिविंग एंड नॉन लिविंग। स्पेस क्या है? द मीडियम इन विच ऑल यूनिट एग्जिस्ट। जैसे नेचर में क्या क्या हो गया हमारा? मटेरियल, प्लांट, एनिमल, ह्यूमन। स्पेस में क्या होगा? कुछ नहीं, खाली बिल्कुल। इट कंटेन मतलब खाली नहीं, मतलब एवरीथिंग। कोई यूनिट नहीं होगी, पर एवरी इट डज नॉट कंटेन यूनिट्स, इट कंटेन एवरीथिंग। एवरीथिंग मतलब सारी यूनिट उसी के अंदर आती है। और जैसे नेचर होती है वो क्या होती है? स्ट्रक्चर और फॉर्म में होती है। पर स्पेस क्या होता है? फॉर्मलेस होता है और कॉन्टिन्यूस होता है। नेचर में जो है हमारी डायनेमिक ग्रोथ होती है, जैसे प्लांट्स और एनिमल्स की ग्रोथ, मूवमेंट, चेंज। पर स्पेस में कोई भी एक्टिविटी नहीं होती, ओनली प्रोवाइड एग्जिस्टेंस। खाली जो एग्जिस्टेंस प्रोवाइड करता है। नेचर का मतलब व्हाट एग्जिस्ट यूनिट, स्पेस मतलब वेयर इट एग्जिस्ट। Now we are seeing the relationship between nature and space. नेचर बिना, हाँ, नेचर जो है बिना स्पेस के एग्जिस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि नेचर भी किस में आएगी? यूनिट में। तो वही सब में एक ही जैसा लिख सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, प्लेनेट, ह्यूमंस एंड ऑल लिविंग बीइंग एग्जिस्ट विद इन स्पेस एंड interact with each other. Now we are moving to question number 8. What do you mean by innateness? What is the innateness in the four order? तो innateness का मतलब क्या होता है? Innateness का सबसे पहले मतलब होता है स्वभाव। मतलब innateness मतलब किसी चीज की नेचुरल प्रॉपर्टी। जैसे फायर का नेचुरल प्रॉपर्टी क्या होगी? बर्न करना, प्लांट का ग्रो करना, एनिमल की इंस्टिंक्ट, ह्यूमन का अंडरस्टैंडिंग। तो इनेटनेस क्या होगी? स्वभाव जो बदलता नहीं है। वही सब लिखा है इसमें। इनेटनेस मीन्स द नेचुरल प्रॉपर्टी, इनहेरेंट क्वालिटी और बेसिक बिहेवियर ऑफ एनी यूनिट। मतलब जो किसी वस्तु या जीव का नेचुरल बिहेवियर है, वही उसका इनेटनेस है। इनेटनेस हैज फोर ऑर्डर्स: मटेरियल ऑर्डर, प्लांट ऑर्डर, एनिमल और ह्यूमन। अब मटेरियल ऑर्डर की इनेटनेस क्या होगी? that they do not change their nature on their own। जैसे एग्जांपल, वाटर का फ्लो करना डाउनवर्ड, फायर प्रोड्यूस करना हीट, ये क्या होगा? मटेरियल ऑर्डर की इनेटनेस। प्लांट और बायो ऑर्डर की इनेटनेस क्या होगी? नेचुरल प्लांट हैव द नेचुरल प्रॉपर्टी ऑफ ग्रोथ एंड रीजनरेशन। दे ग्रो ऑटोमेटिकली व्हेन प्रॉपर कंडीशन आर अवेलेबल। मतलब प्लांट का स्वभाव है बंधना, बांधना और रिप्रोड्यूस करना। जैसे आप सीड ग्रो इनटू अ ट्री व्हेन गिव वाटर एंड सनलाइट, ये क्या हो गई? इसकी नेटनेस, मतलब ये स्वभाव है प्लांट का। और एनिमल का क्या है? लिविंग विद सेंसेशन। मतलब एनिमल हैव फीलिंग्स एंड रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन बेस्ड ऑन सेंसेशन लाइक हंगर, फील एंड कंफर्ट। मतलब जब उनको भूख लगी तो खा लिया, मन किया तो सो गए। ये सब क्या उनका नेचुरल स्वभाव है एनिमल का। ह्यूमन का नेचुरल स्वभाव क्या है? नोइंग, एज्यूमिंग, रिकॉग्नाइजिंग। Humans have the ability to understand, think, and make decisions. They analyze situation and choose right or wrong। मतलब ह्यूमन का स्वभाव है समझना और सही निर्णय लेना। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे इनेटनेस क्या होती है। जैसे एग्जांपल, ह्यूमन कैन डिसाइड वेदर एन एक्शन इज राइट और रॉन्ग बेस्ड ऑन राइट अंडरस्टैंडिंग। नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन 8। डिफाइन गतन गतनशील, गतन पुराण, क्रिया पुराण, आचरण पुराण। तो गतनशील क्या होता है? गतिशील मीन्स हैविंग अ डेफिनेट स्ट्रक्चर बट नॉट ग्रोथ और कॉन्शियसनेस। मतलब गतिशील का मतलब एक डेफिनेट स्ट्रक्चर है पर ग्रोथ और कॉन्शियसनेस नहीं है। मतलब नॉन लिविंग थिंग है। जैसे कि हमारा मटेरियल ऑर्डर होता है, खाली स्ट्रक्चर होती है, उसमें कोई ग्रोथ या एक्शन नहीं होता है। हाँ, ये एग्जांपल्स है, आप समझ सकते हैं। स्टोन, वाटर, एयर, आयरन। ठीक है। गतन पुराण क्या होगा? गतन पुराण मीन्स कंप्लीट विद स्ट्रक्चर एंड ग्रोथ, जिसमें स्ट्रक्चर भी है और ग्रोथ भी है। जैसे कि हमारा प्लांट ऑर्डर हो गया, स्ट्रक्चर भी है और उसमें ग्रोथ भी होती है। जैसे प्लांट ग्रो फ्रॉम सीड, डेवलप, रिप्रोड्यूस। क्रिया पुराण, क्रिया पुराण मीन्स completeness in activity, this unit can perform action like movement, response and interaction। ये कहाँ अप्लाई होगा? हमारे एनिमल ऑर्डर में। जैसे कि एनिमल मूव करते हैं, सर्च करते हैं फूड के लिए, रिस्पॉन्ड करते हैं डेंजर में। मतलब क्रिया पुराण में ऐसी यूनिट आएंगी जो एक्शन भी करती है, साथ में साथ रिस्पॉन्स और इंटरेक्शन भी करती है। आचरण पुराण, आचरण पुराण में क्या आते हैं? ह्यूमन बींग, जिनको कंप्लीटनेस इन कंडक्ट, मतलब पूरी। आचरण पुराण मीन्स कंप्लीटनेस इन कंडक्ट बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग एंड वैल्यू, इट इज द हाईएस्ट लेवल। मतलब समझ के साथ उनके पास सही व्यवहार भी है। आचरण, आचरण मतलब समझ भी है और सही व्यवहार भी है। तो किसमें आएगा? हमारे ह्यूमन ऑर्डर में। जैसे ह्यूमन मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन राइट एंड रॉन्ग, एथिक्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी।
तो पहले क्या आएगा, गतनशील, फिर गतन पुराण, फिर क्रिया पुरनता, फिर आचरण पुरनता। ठीक है, हर लेवल पर एक नई कैपेबिलिटी ऐड होती जाती है। सो द यूनिट 2 इज फिनिश्ड। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।